थोड़ा धैर्य और संयम रखने का काल, परिश्रम से प्रगति करने का। कुंभ राशि के लिए साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण मार्च 2025 से शुरू होगा। साढ़े साथी हमें जिम्मेदारियां सिखाने के लिए आती है। द्वितीय स्थान के शनिदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी, सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी और दशम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। इस काल में वास्तु योग निर्माण होना, अचानक धन लाभ होना, पुरानी प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव शनिदेव आपको देने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि मई महीने में अर्थात 18 मई 2025 को राहु ग्रह आपकी राशि में प्रवेश करेगा। अत्यंत बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की विशेष पहचान है, लेकिन राहु जब राशि में आता है तब वह आपके सिर पर आता है, जो आप में ईगो बढ़ाता है। केवल हम ही सही है और बाकी सब गलत है, यह भावना आपके मन में घर बना लेती है। उसका एक बड़ा दुष्प्रभाव आप पर निर्माण होता है। लेकिन मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। यदि हमें पता है कि यह प्रभाव ग्रहों के गोचर द्वारा बना अस्थायी है, तो हम अपनी इच्छा शक्ति से उस भावना पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष प्रेमियों की विशेष मांग पर हम 2025 से 2030 इन 6 वर्षों के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कुंभ राशि के लिए 2025 से 2030 तक का काल कैसा रहेगा, इस विषय का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इस काल की कुछ विशेष ग्रह स्थिति और उनका आप पर होने वाले परिणामों का हम शास्त्र शुद्ध पद्धति से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही अंत में इस काल में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। जो पिंडी वह ब्रह्मांडी और जो ब्रह्मांडी वह पिंडी, ऐसा हम बचपन से सुनते आए हैं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हम उस विषय पर सखोल विचार करने लगते हैं। अर्थात ब्रह्मांड की व्यापकता कितनी है, आज का आधुनिक विज्ञान भी तय कर ले कि हम उसकी खोज करें तो वह संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड मनुष्य की कल्पनाओं से, विचारों से अधिक बड़ा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस विषय पर बड़ा संशोधन किया था। आज का आधुनिक विज्ञान भी संशोधन कर रहा है। 2025 में किसी अखबार में न्यूज आई थी कि ब्रह्मांड एक विशाल पिंड के समान है। अर्थात उस न्यूज में विज्ञान द्वारा निकाला गया निष्कर्ष ऐसा था कि ब्रह्मांड की आकाशगंगा और मनुष्य का दिमाग, इनका आकार भिन्न है, लेकिन आकाशगंगा में जो ग्रह तारे हैं उनके बीच का अंतर और मनुष्य के दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच का अंतर, इसमें समानता है। ब्रह्मांड अर्थात विशाल पिंड, बुद्धि अर्थात प्रकृति, अंतकरण अर्थात जीव और आत्मा अर्थात परम तत्व और विश्व का अर्थ मनुष्य का दिमाग है। ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हम सदैव ग्रह तारे उनके अनुसार मनुष्य का भविष्य बताते हैं। सकारात्मक भविष्य हमारे चैनल की विशेषता रही है। हम सदैव सकारात्मक भविष्य ही बताते हैं, लेकिन कभी कभी समय ऐसा आता है कि हमें कुछ नकारात्मक चीज़ें बतानी पड़ती है। अपने चैनल के परंपरा के अनुसार नकारात्मक चीज़ों को सकारात्मक कर या उनकी तीव्रता कम कर हम बताते हैं, और सकारात्मक चीज़ों को अधिक विस्तार से बताते हैं, क्योंकि मनुष्य के मन में संकट के विरुद्ध लड़ने की एक प्राकृतिक शक्ति होती है। उसे यदि सकारात्मक प्रेरणा मिल जाए तो वह अनुचित स्थिति से भी मार्ग निकालते हैं। भाग्य और कर्म मिलाकर ही मनुष्य का आज का जीवन तैयार होता है, ऐसा हम मानते हैं। अर्थात भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य होगा, लेकिन कर्म का भी बड़ा प्रभाव होता है, उससे भी आज का जीवन तैयार होता है। ये सब अब विशेष रूप से लग रहा है क्योंकि मध्यकाल में ज्योतिष प्रेमियों द्वारा मांग आई थी कि मैडम हमें आने वाले काल के संदर्भ में कुछ बताएं, क्योंकि 2025 से 2030 तक का काल
कई दृष्टियों से बड़ा चैलेंजिंग है, ऐसा सभी को लगता है। ये चैलेंज नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, यह भले ही चैलेंज हो लेकिन इतना भयभीत ना हो जितना भयभीत किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। जो लोग डरे हैं वे आत्मविश्वास गंवाने के कारण निराश हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न है कि क्या स्थिति वास्तव में इतनी खराब है? तो हाँ, ग्रहों का गोचर बता रहा है कि स्थिति खराब है, वह और खराब होने की संभावना है। लेकिन कुछ चीज़ें सकारात्मक भी है और मनुष्य के प्रयत्न से उन्हें अधिक सकारात्मक कर अगले कठिन काल को टाला जा सकता है। वह कैसे, तो वही आज मैं आपको बताने का प्रयास करने वाली हूँ। इसमें 3-4 चीज़ें होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरु की अतिचार गति, ग्रहण, मीन इस जल तत्व के राशि में सभी ग्रहों का होने वाला गोचर और वहीं पर लगने वाला ग्रहण, इन सभी का जब हम विचार करते हैं या हर चीज़ का स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं तो वह कहीं न कहीं संकट को दर्शाती है। एक राशि का भी विचार करें तो वह संकट है, लेकिन उसमें भी कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं, उनका भी हम अध्ययन करने वाले हैं। संक्षेप में 2025 से एक अलग दिशा में मार्गक्रमण शुरू होगा। वह मार्गक्रमण थोड़ा संकट का है, जिसमें दुर्घटना होने का भय है। यह सब भले ही मान्य हो, लेकिन एक आशा का किरण भी है। कहीं न कहीं कुछ सकारात्मक चीज़ें भी है कि चिंता मत करें, हम आपके पीछे हैं। उस दिशा में आपको मार्गक्रमण करना है तो वह संकट कौन से और वह मार्ग कौन सा, उसी विषय को आज हम समझने वाले हैं। आने वाले 6 वर्ष आपके लिए कैसे रहेंगे, इस विषय का चयन हमने उसी कारण से किया है। कठिन काल में यदि हमें पता हो कि सामने खड्डा है तो हम वाहन धीरे चला सकते हैं, दूसरे मार्ग का उपयोग कर सकते हैं या उससे भी किसी प्रकार की प्रगति की जाए उसका भी विचार कर सकते हैं। उस दृष्टि से हम यह विश्लेषण करने वाले हैं। फिर भी एक बात ध्यान में रखें कि आपको मन से भय को दूर करना है। मैं बार बार कहती हूँ कि अशुभ स्थिति में कुछ भी हो, कुछ चीज़ें शुभ होती है। वही शुभ चीज़ें आपको और आपकी राशि को प्रगति की ओर लेकर जाएगी। तो स्वप्न देखें, उन्हें पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम करें। बिना परिश्रम के जीवन में कुछ प्राप्त हो नहीं सकता। उस अनुसार आने वाले 6 वर्षों के महत्वपूर्ण चीज़ों की योजना आप बना सके, इस उद्देश्य से हम 2025 से 2030 इन 6 वर्षों के राशि भविष्य का अध्ययन कर रहे हैं। ग्रहों का गोचर पता हो तो शुभ काल के साथ आने वाली समस्याओं का भी पता चलता है। उन समस्याओं का समाधान कैसे प्राप्त करें, उसकी योजना हम बना सकते हैं या आने वाले काल में उन्नति के अवसर पता कर सकते हैं। साथ ही उन अवसरों का अधिक से अधिक लाभ कैसे लिया जाए उसका मार्ग भी मिलता है। पिछले कुछ काल में ज्योतिष प्रेमी कम्युनिटी में, मेल पर और सबसे अधिक यूट्यूब कमेंट में लोग मुझे लगातार पूछ रहे थे कि आने वाले 5-6 वर्ष हमारे राशि के लिए कैसे रहेंगे। इसलिए हमने यह श्रृंखला शुरू की है। 2025 से 2030 ये काल वैसे भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उस काल में कई ग्रहों का गोचर थोड़ा अलग रहने वाला है। थोड़ी अशांति, थोड़ी प्राकृतिक आपदा, थोड़ी युद्ध परिस्थिति, ऐसी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हुए विश्व मार्गक्रमण करने वाला है। संघर्ष से सफलता भी प्राप्त करने वाला है। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि स्वामी शनिदेव है। दीर्घकालीन भविष्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले शनिदेव की स्थिति को देखना पड़ता है, क्योंकि वे एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, जिस कारण उनका प्रभाव बड़ा और दीर्घकालीन होता है। शनिदेव की 7.5 का आपके लिए यह दूसरा चरण शुरू है, जो 29 मार्च 2025 को समाप्त होगा।
साढ़े साथी से आपको अधिक परेशानी नहीं होती, क्योंकि जिम्मेदारियों को पूरा करना यह आपका मूल स्वभाव है। शनिदेव को संपूर्ण विश्व का न्यायाधीश माना जाता है। वे अपनी राशि को भी वही न्याय देते हैं। आपने जिम्मेदारियां पूरी करने पर आपको कहीं न कहीं अधिक सकारात्मक प्रभाव देते हुए दिखाई देते हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपके लिए साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू होगा। वहीं पर राहु ग्रह भी विराजमान है, जो आपके राशि स्वामी का मित्र है। अन्य राशियों को शनि राहु के गठबंधन से बड़ी परेशानी होने वाली है। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 इस काल में शनि राहु का गठबंधन मीन राशि में होगा। लगभग 2 महीने का वह काल है जो अन्य राशियों के लिए परेशानी का कारण बनेगा, लेकिन उस तुलना में कुंभ राशि को कम परेशानी होगी, क्योंकि वह आपके राशि स्वामी का मित्र है। फिर भी कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो इस 2 महीने के काल में पारिवारिक एकता भंग होना, परिवार में विवाद बढ़ना, परिवार पर कोई संकट आना, परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब होना जैसे प्रश्न निर्माण होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए उस दृष्टि से जागरूक रहना आवश्यक रहेगा। आपके लिए साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण मार्च 2025 से शुरू होगा। साढ़े साथी हमें जिम्मेदारियां सिखाने के लिए आती है। द्वितीय स्थान के शनिदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर और दशम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। इस काल में वास्तु योग निर्माण होना, अचानक धन लाभ होना, पुरानी प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव भी शनिदेव आपको देने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि मई महीने में अर्थात 18 मई 2025 को राहु ग्रह आपकी राशि में प्रवेश करेगा। अत्यंत बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की विशेष पहचान है, लेकिन राहु जब राशि में आता है तब वह आपके सिर पर आता है, जो आप में ईगो बढ़ाता है। केवल हम ही सही है और बाकी सब गलत है, ये भावना आपके मन में घर बना लेती है। इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव आप पर निर्माण होता है। लेकिन मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। हमें यदि पता हो कि यह प्रभाव ग्रहों के गोचर द्वारा बना अस्थायी है, तो हम अपनी इच्छा शक्ति से उस भावना पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। राहु ग्रह कुंभ राशि में 18 मई 2025 तक विराजमान रहेगा। उसके बाद वह राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर राशि में जाने के बाद उसके प्रभाव की तीव्रता कम होगी और धनु राशि में जाने के बाद वह आपके लिए शुभदायी बनेगा। उसी समय जब हम शनिदेव के गोचर को देखते हैं तो साढ़े साथी का अंतिम चरण आपके लिए थोड़ा संघर्ष का, जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला, थोड़ा आर्थिक लाभ देने वाला रहेगा। उसके बाद शनिदेव 3 जून 2027 को राशि परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से शनि और राहु यह दोनों आपके लिए शुभ होंगे। मेष राशि में शनिदेव नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं, अर्थात उस काल में आपका राशि स्वामी नीच अवस्था में होगा। लेकिन तृतीय यह उपचय स्थान शनिदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है, क्योंकि साढ़े साथी समाप्त होने के बाद वे अगले 2.5 वर्ष सभी को शुभ फल देते हैं। उस अनुसार शनिदेव जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब आपकी साढ़े साथी समाप्त होगी। 3 जून 2027 को कुंभ राशि की साढ़े साथी समाप्त होने वाली है। वहाँ से आपको शनिदेव के अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। पढ़ाई में सफलता देना, संतति की इच्छा हो तो इच्छा पूर्ति होना, भाग्य से सहयोग मिलना, यात्रा करना, यात्रा से विकास होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद जब हम केतु ग्रह का विचार करते हैं तो वह भी आपके लिए 2026 में लाभकारी होने वाला है, जिस कारण उससे आपको अधिक परेशानी नहीं होगी। लेकिन 2028 में केतु आपकी पढ़ाई में बाधा निर्माण करने की संभावना है। इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके धनेश और लाभेश है।
इसीलिए गुरुदेव का गोचर आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य जीवन के कई महत्वपूर्ण विषय गुरुदेव के कारकत्व में आते हैं, उस कारण से भी उनका गोचर महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान काल में गुरुदेव आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है, उनसे आपको शुभ फल मिले हैं। 14 मई को वे राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि अर्थात आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। पंचम इस त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। ऐसे स्थान में जब धनेश और लाभेश आते हैं तब धन लाभ होता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट निर्माण होगा। गुरुदेव आपके पंचम स्थान में जाने के बाद उनके गोचर की भ्रमण करने की पद्धति बदलने वाली है, जिसे इस काल की सबसे बड़ी बात कही जा सकती है। सामान्य रूप से गुरुदेव एक राशि में 12 से 13 महीने विराजमान रहते हैं। उन्हें 30 अंश अंतर चलने के लिए उतना समय लगता है, लेकिन गुरुदेव जब मिथुन राशि में जाएंगे तब उनका मार्गक्रमण अतिचार गति से शुरू होगा, अर्थात इस काल में उनकी गति सामान्य रूप से 3 गुना अधिक होगी। जब कोई ग्रह अधिक गति से भ्रमण करता है तो वह उचित पद्धति से अपना कार्य नहीं कर सकता, जिस कारण वह अपने फल देने में असमर्थ रहता है। वह जल्दबाजी में कुछ फल देकर आगे निकल जाता है। आपके पंचम स्थान से अर्थात मिथुन राशि से यह घटना शुरू होगी। वहाँ से गुरुदेव केवल 5 महीने में राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद पुनश्च अतिचार गति से सिंह राशि में जाएंगे, पुनश्च वक्री होकर कर्क राशि में आएंगे। अर्थात अधिक गति से आगे जाना और पुनश्च पीछे आना, इस पद्धति से गुरुदेव का जो भ्रमण होगा उस कारण वे उचित फल देने में असमर्थ रहेंगे। उनका यह भ्रमण अगले 8 वर्ष शुरू रहेगा, इसलिए भी उनके इस भ्रमण का महत्व होगा। कुंभ राशि के संदर्भ में कहा जाए तो गुरुदेव का यह भ्रमण पंचम स्थान से शुरू होगा। वहाँ से गुरुदेव जब आपके व्यय स्थान में अर्थात मकर राशि में जाएंगे तब तक शुरू रहेगा। गुरुदेव का यह अतिचार गति से भ्रमण वायु तत्व से शुरू होकर पृथ्वी तत्व पर समाप्त होने वाला है। हम जब इतिहास को देखते हैं तो गुरु की अतिचार गति के कई नकारात्मक प्रभाव सामने आते हैं। अर्थात दूसरे विश्व युद्ध के काल में गुरुदेव अतिचार गति से भ्रमण कर रहे थे, तब वह काल 7 वर्ष के लिए था। उसके बाद जिसका हम सभी ने अनुभव किया, ऐसे कोरोना काल में भी गुरुदेव अतिचार गति से भ्रमण कर रहे थे, तब वह काल 4 वर्ष के लिए था। विशेष बात है कि महाभारत युद्ध के समय भी गुरुदेव अतिचार गति से भ्रमण कर रहे थे। अब वे 8 वर्ष के लिए इस पद्धति से भ्रमण करने वाले हैं। गुरुदेव का यह भ्रमण वायु तत्व से शुरू होकर पृथ्वी तत्व पर समाप्त होगा, जो सर्वाधिक अशुभ बात कही जा सकती है, जिस कारण आने वाले 8 वर्ष अशांति के, क्लेश, युद्ध की स्थिति, प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याएं तीव्र होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इन सभी से सुरक्षा करने वाला ग्रह गुरु है। वह स्वयं अनुचित पद्धति से भ्रमण करने वाला है, जिस कारण उसका नकारात्मक प्रभाव सभी राशियों पर होगा। उसमें भी शनि की राशियों के लिए उसका नकारात्मक प्रभाव कम रहेगा। दूसरी बात है कि हमारी कुंडली पर देश और विश्व की कुंडली का भी प्रभाव पड़ता है। देश और विश्व में यदि अशांति हो तो निजी जीवन में भी अशांति निर्माण होती है, लेकिन उसमें भारत देश की कुंडली अत्यंत सकारात्मक है। भारत की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली होने के कारण हमारा देश युद्ध की स्थिति में भी सुरक्षित रहकर प्रगति करने वाला है। अर्थात विश्व का सबसे सुरक्षित देश के रूप में ज्योतिष के माध्यम से जब हम देखते हैं तो भारत देश दिखाई देता है। ये काल भी चला जाएगा। आप हिम्मत से, धैर्य से प्रगति करते रहे, आपको प्रकृति से सहयोग मिलेगा। इसलिए धीरज रखें और प्रगति की ओर आगे बढ़ते रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कुछ छोटे छोटे और सरलता से किए जाने वाले उपाय बताए गए हैं। उपाय भले ही छोटे हो लेकिन प्रभाव बड़ा रहता है। उस अनुसार
2025 से 2030 इस काल का विचार करें तो गुरुदेव वास्तव में संरक्षक है। आने वाले समय में उनके अतिचार और वक्री गति को देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों को गुरुवार के दिन फल दान करने का उपाय सूचित किया जाता है। ये उपाय करने से कुंडली में शुभ योग निर्माण होकर गुरु की स्थिति मजबूत होती है। इस दिन पीले रंग के फल दान करने से पुण्य मिलता है, व्यवसाय में भी लाभ होता है, इसलिए ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार 2025 से 2030 तक का समय काल मेष से लेकर मीन तक हर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।